आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो मुझे लगता है शायद हम सबके लिए ही लिखी गई है। किताब का नाम है डिजिटल मिनिमलिज्म, चूजिंग अ फोकस्ड लाइफ इन अ नॉइजी वर्ल्ड, और इसके लेखक हैं कैल न्यूपोर्ट। ये किताब सिर्फ फोन कम इस्तेमाल करने के टिप्स नहीं देती, बल्कि एक पूरी फिलॉसफी पेश करती है कि इस डिजिटल शोरगुल वाली दुनिया में सुकून और फोकस कैसे पाया जाए। और कैल न्यूपोर्ट कोई आम सेल्फ हेल्प गुरु नहीं है, ये समझना जरूरी है। वो जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। वो टेक्नोलॉजी की दुनिया को अंदर से समझते हैं। इसीलिए जब वो कहते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिश्ते को बदलने की जरूरत है, तो उनकी बात में एक वजन होता है। ये किताब उस बेचैनी की बात करती है जो हम सब महसूस करते हैं। घंटों स्क्रॉल करने के बाद एक खालीपन का एहसास, या किसी से बात करते हुए भी बार बार फोन चेक करने की आदत। बिल्कुल। और ये किताब सिर्फ समस्या नहीं बताती, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक बहुत ही ठोस रास्ता भी दिखाती है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी डिवाइस के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बनना चाहते हैं। तो चलिए इस किताब की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये डिजिटल मिनिमलिज्म आखिर है क्या। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब क्या है, क्योंकि पहली बार सुनने में ऐसा लगता है कि शायद हमें अपना स्मार्टफोन फेंककर सन्यासी बन जाना है। हाँ, और ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। न्यूपोर्ट शुरू में ही साफ कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से छोड़ने के बारे में है ही नहीं। ये मिनिमाइजेशन नहीं है, बल्कि इंटेंशन यानी कि इरादे के बारे में है। सोचिए, एक होता है मैक्सिमलिस्ट नजरिया। कोई भी नया ऐप आया, कोई नया गैजेट आया, अगर उससे जरा सा भी फायदा दिख रहा है तो उसे अपना लो। डिजिटल मिनिमलिस्ट इसका ठीक उल्टा करता है। वो हर टेक्नोलॉजी को एक शक की नजर से देखता है और खुद से पूछता है, क्या ये चीज मेरे जीवन की किसी गहरे मूल्य को, किसी जरूरी चीज को वाकई में बेहतर बना रही है? मतलब सिर्फ इसलिए किसी ऐप को इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो कूल है या सब लोग कर रहे हैं, बल्कि ये पूछना कि इसकी असली कीमत क्या है। बिल्कुल। और कीमत सिर्फ पैसे नहीं, हमारा समय, हमारा ध्यान, हमारी मानसिक शांति भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। न्यूपोर्ट यहाँ पर हेनरी डेविड थोरो के एक विचार का जिक्र करते हैं। थोरो ने कहा था कि किसी भी चीज की असली कीमत वो होती है जो आप उसके बदले में अपनी जिंदगी का हिस्सा देते हैं। अगर कोई ऐप आपका 80% ध्यान खींच रहा है और सिर्फ 20% फायदा दे रहा है, तो ये एक बहुत ही महंगा सौदा है ना? डिजिटल मिनिमलिज्म बस उस सौदे को उलटने की कोशिश है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस महंगे सौदे में फंसे कैसे। किताब का एक बड़ा हिस्सा इसी बात पर है कि ये सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, हम जानबूझकर इस जाल में फंसे हैं। हाँ, और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल नहीं होती। इन ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स को बनाने वाले हजारों इंजीनियर दिन रात इसी कोशिश में लगे हैं कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय और ध्यान उन्हें दें। आलोचक बिल मेयर ने तो सोशल मीडिया के इन दिग्गजों को द न्यू बिग टोबैको तक कहा है। द न्यू बिग टोबैको, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब तंबाकू से तुलना करना। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कंपनियां जानती हैं कि उनका प्रोडक्ट नशे की लत लगा सकता है। किताब के मुताबिक बिल्कुल जानती हैं। फेसबुक का लाइक बटन इसका सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक उदाहरण है। जब ये 2009 में आया तो इसने खेल ही बदल दिया। ये सीधे तौर पर हमारी एक बुनियादी मानवीय जरूरत पर हमला करता है, सामाजिक मान्यता यानी कि सोशल वैलिडेशन पाने की इच्छा। हमें कितने लाइक्स मिले, किसने कमेंट किया, ये जानने की जो बेचैनी है, वो हमें बार बार ऐप पर खींच लाती है। ये एक स्लॉट मशीन की तरह काम करता है। स्लॉट मशीन जैसे कसिनो में होती है। हाँ, हर बार जब हम ऐप को रिफ्रेश करते हैं तो हम एक छोटे से इनाम, एक डोपामीन हिट के लिए जुआ खेल रहे होते हैं। ये वाकई में डरावना है। ये सोचना कि हमारे फोन में मौजूद एक छोटी सी चीज को एक कसिनो की मशीन की तरह डिजाइन किया गया है ताकि हम उसके आदी हो जाएं, ये तो हमारी सोच से भी परे है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। न्यूपोर्ट एक और गहरी बात बताते हैं। ये डिवाइस सिर्फ हमें आदी नहीं बना रही, ये हमारी एक खाली जगह भी भर रही हैं। जब हम बोर होते हैं, अकेले होते हैं, या किसी मुश्किल भावना का सामना नहीं करना चाहते, तो फोन उठाना सबसे आसान रास्ता बन जाता है। ये हमें उस मुश्किल खामोशी से बचाता है जहां हमें शायद अपने ही विचारों का सामना करना पड़े। इसीलिए सिर्फ डिजिटल डिटॉक्स अक्सर फेल हो जाता है। आप कुछ दिन फोन बंद रखते हैं और फिर वापस उसी दुनिया में लौट आते हैं, क्योंकि आपने उस खालीपन को भरना नहीं सीखा। ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर है। ऐसा लगता है जैसे हम इन कंपनियों और अपनी ही साइकोलॉजी के आगे बिल्कुल बेबस है। क्या न्यूपोर्ट इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता बताते हैं, या हमें बस स्क्रॉल करते रहने की अपनी किस्मत मान लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं।
और यहीं पर यह किताब उम्मीद जगाती है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि समाधान इन कंपनियों से लड़ने में नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर एक नई फिलॉसफी अपनाने में है। और इसी फिलॉसफी के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। ठीक है, तो वो सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है, अव्यवस्था महंगी है, क्लटर इज कॉस्टली। जिसकी हमने अभी बात की। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर न्यूज़लेटर जो आप फॉलो करते हैं, वो आपके ध्यान का एक छोटा सा टुकड़ा चुराता है। अकेले में ये छोटे लगते हैं, पर मिलकर ये आपके मानसिक जीवन में एक ट्रैफिक जाम जैसा बना देते हैं। मिनिमलिज्म कहता है कि कम ज्यादा है। दूसरा सिद्धांत है, अनुकूलन महत्वपूर्ण है, ऑप्टिमाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। इसका मतलब है कि सिर्फ ये तय करना काफी नहीं है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, बल्कि ये भी तय करना जरूरी है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, जैसे किताब में नेटफ्लिक्स का उदाहरण है। आप तय कर सकते हैं कि आपको नेटफ्लिक्स देखना है, लेकिन आप एक नियम बनाते हैं कि आप इसे कभी अकेले नहीं देखेंगे, सिर्फ दोस्तों या परिवार के साथ एक मूवी नाइट के तौर पर। इस एक छोटे से नियम से आप अकेले घंटों तक पूरी सीरीज खत्म करने की आदत से बच जाते हैं, जिसका बाद में अक्सर पछतावा होता है। आप टेक्नोलॉजी को अपनी शर्तों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरा सिद्धांत है, इरादा संतोषजनक है, इंटेंशनैलिटी इज सैटिस्फाइंग। जब हम अपनी मर्जी से सोच समझकर अपने मूल्यों के आधार पर कोई मुश्किल निर्णय लेते हैं, तो उससे जो संतुष्टि मिलती है, वो सिर्फ सुविधा के आधार पर लिए गए आसान निर्णय से कहीं ज्यादा गहरी होती है। किताब में आमिश समुदाय का बहुत अच्छा उदाहरण है। हम उन्हें टेक्नोलॉजी विरोधी समझते हैं, पर ऐसा है नहीं। वो हर टेक्नोलॉजी को अपनी कमेटी में परखते हैं। वो पूछते हैं, क्या ये कार या ये फोन हमारे समुदाय और परिवार के मूल्यों को मजबूत करेगा या कमजोर? अगर जवाब कमजोर है, तो वे उसे खुशी खुशी छोड़ देते हैं, चाहे वो कितनी भी सुविधाजनक क्यों ना हो। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें उतारना ये थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या इसके लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका भी बताया गया है? हाँ, और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। न्यूपोर्ट सिर्फ फिलॉसफी नहीं देते, वो एक 30 दिन का एक्शन प्लान देते हैं, जिसे वो डिजिटल डीक्लटर कहते हैं। 30 दिन, ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। क्या ये आज की दुनिया में मुमकिन है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका काम ही ऑनलाइन है? कहीं ऐसा ना हो कि फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाए? बहुत अच्छा सवाल है, और न्यूपोर्ट इसे संबोधित करते हैं। वो वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। डीक्लटर का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बॉस की ईमेल का जवाब देना बंद कर दें। नहीं, इसका मतलब है उन सभी ऐप्स, वेबसाइट्स और डिजिटल आदतों को 30 दिनों के लिए हटा देना, जिनके बिना आपका काम या जीवन रुक नहीं जाएगा। जैसे सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, न्यूज़ ऐप्स, गेम्स। ज्यादातर लोगों के लिए ये लिस्ट काफी लंबी होती है। तो इन 30 दिनों में करना क्या है? सिर्फ बोर होना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही इस प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा है। उन 30 दिनों में आपको उस खालीपन को भरना है। आपको उन चीजों को फिर से खोजना है जो आपको डिजिटल दुनिया के बाहर खुशी देती थीं। कोई पुरानी हॉबी, दोस्तों से मिलना, कोई नई स्किल सीखना, किताबें पढ़ना, बस यूं ही लंबी सैर पर जाना। आपको इसके लिए पहले से योजना बनानी होगी। लक्ष्य यह है कि 30 दिन बाद जब आप पीछे मुड़कर देखें, तो आपको ये एहसास न हो कि आपने कुछ खोया, बल्कि ये लगे कि आपने बहुत कुछ पाया है। और 30 दिन बाद क्या सब कुछ वापस जिंदगी में आ जाता है? नहीं, यहीं पर डीक्लटर और डिटॉक्स का फर्क है। 30 दिन बाद आप एक खाली स्लेट से शुरू करते हैं। आप हर टेक्नोलॉजी को अपनी जिंदगी में वापस लाने से पहले एक सख्त फिल्टर से गुजारते हैं। आपको हर ऐप या सर्विस के लिए खुद से 3 सवाल पूछने होते हैं। अच्छा, वो 3 सवाल क्या है? दूसरा, क्या ये उस मूल्य का समर्थन करने का सबसे अच्छा तरीका है? और तीसरा, अगर हाँ, तो मैं इसका उपयोग कैसे कर सकता हूं ताकि इसके फायदे ज्यादा से ज्यादा हों और नुकसान कम से कम। दूसरे सवाल पे आकर तो शायद ज्यादातर सोशल मीडिया ऐप्स फेल हो जाएंगे। जैसे अगर मेरा मूल्य दोस्तों और परिवार से जुड़े रहना है, तो क्या फेसबुक पर उनकी तस्वीरें लाइक करना सबसे अच्छा तरीका है या उन्हें फोन करके बात करना? बिल्कुल सही, ज्यादातर लोग यही पाते हैं। और जो टेक्नोलॉजी इस टेस्ट को पास कर भी जाती है, उसके लिए आप तीसरे सवाल के जवाब में नियम बनाते हैं। जैसे, मैं ट्विटर इस्तेमाल करूंगा, लेकिन सिर्फ लैपटॉप पर, दिन में 15 मिनट के लिए, और सिर्फ अपने काम से जुड़े 10 अकाउंट्स को फॉलो करूंगा। इस प्रक्रिया के बाद आप एक उपभोक्ता से मालिक बन जाते हैं। ये डीक्लटर प्रोसेस तो सच में जिंदगी बदलने वाला लग रहा है। लेकिन 30 दिन के बाद भी इस मिनिमलिस्ट जीवन को बनाए रखने के लिए क्या कुछ आदतें हैं जो किताब सुझाती हैं?
हाँ, डीक्लटर तो बस शुरुआत है। इसके बाद एक मिनिमलिस्ट जीवन जीने के लिए न्यूपोर्ट कुछ स्थायी अभ्यासों की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है एकांत को अपनाना, एम्ब्रेसिंग सॉलिट्यूड। एकांत आज की दुनिया में शब्द ही सुनने में अजीब लगता है। हमारे पास तो एक पल के लिए भी खामोशी नहीं होती। अगर ट्रैफिक में भी फंसे हैं तो फोन है, पॉडकास्ट है, कुछ न कुछ है। और न्यूपोर्ट कहते हैं कि यही समस्या है। हम एकांत से वंचित हो गए हैं, सॉलिट्यूड डिप्राइवेशन का शिकार हैं। एकांत का मतलब अकेलापन नहीं है। इसका मतलब है वो समय जब आपका दिमाग दूसरे लोगों के विचारों और इनपुट से पूरी तरह आज़ाद हो। ये आपके दिमाग के लिए एक रीसेट बटन जैसा है। यहीं पर आप मुश्किल भावनाओं को प्रोसेस करते हैं, नए आइडिया सोचते हैं और खुद को समझते हैं। इसकी कमी को आज की पीढ़ी में बढ़ती चिंता और अवसाद से सीधे तौर पर जोड़ा गया है। इसका अभ्यास आसान है। बिना फोन या हेडफोन के लंबी सैर पर जाएं। बस अपने विचारों के साथ रहें। मैंने खुद महसूस किया है, शुरू में ये बहुत असहज लगता है। दिमाग में 10 तरह के ख्याल आते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसमें एक सुकून मिलने लगता है। दूसरा अभ्यास क्या है? दूसरा अभ्यास है बातचीत को कनेक्शन पर प्राथमिकता देना। सोशल मीडिया हमें हजारों कनेक्शन देता है, लाइक, कमेंट, शेयर। ये कम बैंडविड्थ वाला सतही संचार है। ये रिश्तों के लिए जंक फूड जैसा है। जबकि असली बातचीत आमने सामने या फोन पर हाई बैंडविड्थ होती है। उसमें आवाज का उतार चढ़ाव, भावनाएं और एक गहरा जुड़ाव होता है। ये रिश्तों का असली पोषण है। तो इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? क्या हमें टेक्सटिंग बंद कर देनी चाहिए? पूरी तरह नहीं, लेकिन किताब एंटी टेक्स्टर बनने का एक दिलचस्प सुझाव देती है। अपनी टेक्स्ट नोटिफिकेशंस बंद करें, दिन में बस 2-3 बार जवाब देने का समय तय करें। और जहां भी लंबी बातचीत की संभावना हो या कोई जरूरी बात करनी हो, वहां टेक्स्ट करने के बजाय सीधे कॉल करें। इससे आपके रिश्ते ज्यादा गहरे और सार्थक बनेंगे। और तीसरा और आखिरी अभ्यास? वह है उच्च गुणवत्ता वाले अवकाश की तलाश, सीकिंग हाई क्वालिटी लेजर। हमारा ज्यादातर खाली समय कम गुणवत्ता वाली गतिविधियों में चला जाता है। नेटफ्लिक्स देखते रहना, सोशल मीडिया पर अंधीन स्क्रॉल करना, यह निष्क्रिय खपत है, पैसिव कंजम्पशन। आप बस बैठे बैठे कंटेंट को अपने ऊपर से गुजरने दे रहे हैं। जबकि उच्च गुणवत्ता वाला अवकाश वो है जिसमें आप कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं, कोई स्किल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखना, बागवानी करना, दोस्तों के साथ बोर्ड गेम खेलना या लकड़ी का कोई सामान बनाना। बिल्कुल, इन गतिविधियों में मेहनत लगती है, लेकिन ये आपको थकाने के बजाय और ज्यादा ऊर्जावान और संतुष्ट महसूस कराती हैं। जब आप अपने हाथों से कुछ बनाते हैं या कोई मुश्किल चीज सीखते हैं, तो उससे मिलने वाली संतुष्टि की तुलना स्क्रीन पर कुछ देखने से नहीं की जा सकती। यह आपके खाली समय को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। ठीक है, तो इस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हैं। अगर किसी को इस बातचीत से सिर्फ कुछ बातें याद रखनी हो, तो वो सबसे जरूरी बातें क्या होंगी? मेरे हिसाब से 5 मुख्य बातें हैं, और ये सिर्फ टिप्स नहीं बल्कि एक नया नजरिया है। पहला, टेक्नोलॉजी एक टूल है, खिलौना नहीं, और हर टूल का एक खास मकसद होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आप किसी ऐप का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, तो शायद वो ऐप आपको इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा, जो मुझे बहुत जरूरी लगा, आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है और बड़ी-बड़ी कंपनियां इसे आपसे छीनने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। इसे हल्के में मत लीजिए, इसे सोच समझ कर खर्च कीजिए। तीसरा, अकेले अपने विचारों के साथ रहना एक स्किल है, सजा नहीं। आज की सबसे बड़ी लग्जरी शोर से बचना नहीं है, बल्कि अपने ही ख्यालों के साथ अकेले रह पाना है। ये वो स्किल है जो अब लगभग खत्म हो चुकी है, और इसीलिए ये एक महाशक्ति है। चौथा, लाइक और कमेंट असली रिश्तों का विकल्प नहीं है। एक गहरी आमने सामने की बातचीत से जो पोषण मिलता है, वो 1000 ऑनलाइन कनेक्शन से ज्यादा है। अपने रिश्तों में निवेश करें, अपने प्रोफाइल में नहीं। और पांचवा और आखिरी, कुछ बनाना, कुछ देखने से हमेशा ज्यादा संतोषजनक होता है। अपने खाली समय को निष्क्रिय खपत से भर देने के बजाय उसे कुछ सीखने, बनाने और करने पे लगाएं। यही सच्ची संतुष्टि का रास्ता है। अंत में, यह किताब सिर्फ हमारे फोन के बारे में नहीं है। यह एक इरादतन, एक फोकस्ड और एक संतोषजनक जीवन जीने के बारे में है। यह नियंत्रण वापस अपने हाथों में लेने के बारे में है, ताकि टेक्नोलॉजी हमारी सेवा करे, ना कि हम टेक्नोलॉजी की। और इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। ऐसी और भी शक्तिशाली किताबों पर गहरी चर्चा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।